नहीं आई, जिसको हमने पढ़े डीएफएस के नाम से पढ़ा था, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, ठीक है, डैन, फ्रांसीसी, स्वीडिश। अब इन कंपनियों में जो सबसे अधिक कामयाब हुई वो अंग्रेजी कंपनी थी भाई। इन्होंने रिलीजियस मैटर में थोड़ा कम इंटरफेयर किया, बाकी चीजें कई, ठीक है, व्यापार अच्छा था, कई सारे राज्यों को जीता। प्लासी के युद्ध के बाद एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजी शासन स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अंग्रेज अब क्या कर रहे हैं, एक तरह से व्यापारियों से क्या बन गए, शासक बन चुके हैं, ठीक है। अब 1857 में भारतीयों ने कोशिश की कि अपने अधिकारों के लिए कुछ युद्ध किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। कई सारे छोटे छोटे रेवोल्यूशन जरूर हुए इंडिया में, लेकिन कोई भी रेवोल्यूशन इतना इनफ नहीं था कि वो अंग्रेजों को भारत से हटा सके, ठीक है। फिर हमने देखा कि भारत में एक नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कर चुके थे। हमने देखा था कि भी 1935 में एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, ठीक है, जिस एक्ट के प्रोविजन हमने देख लिए थे। हमने देखा था उस एक्ट में क्या था, पहली बार एक फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से पहला जो फेडरल कोर्ट है वो स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो ये मॉडर्न इंडिया की हमारी जर्नी है, ठीक है, बेसिकली काफी इतिहासकार बोलते हैं कि भैया ये जो 1757 है यहां से मानिए, प्लासी के युद्ध से। काफी लोग बोलते हैं जी नहीं, इसमें कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया, आप इसको मानिए 1707 से, मतलब औरंगजेब की मृत्यु से मानिए कि भैया ये आपका शुरू हुआ है। और हमारी जो ट्रेवलिंग है, हमें जाना है 1964 तक। कब तक जाना है? 1964 तक। आजादी के बाद का एक बड़ा मोमेंट हमें देखना है, ठीक है। आजादी के बाद भी क्या हुआ ये हमें देखना है। अभी हम जो बैठे हैं वो बैठे थे 1940 में, इससे पहले का हम डिस्कस कर चुके थे। अब थोड़ी सी चीजें समझनी है आपको बेटा। 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो क्या होता है भाई, अंग्रेजों ने, ठीक है, कांग्रेस से बिना डिस्कशन किए भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। कांग्रेस मेंबर इस चीज से नाखुश हैं कि भैया या तो आप हमसे, सिंपल सी बात है, हमें कोई मेंबरशिप दो ही मत। मैंने आपको बताया था 1935 का जो एक्ट था उसमें प्रोविजन दिया गया था कि भैया चुनाव वगैरह होंगे। 37 में चुनाव हुआ था, वो चुनाव में बेटा 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिल गई थी। 3 प्रांतों में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के सहयोग से गवर्नमेंट बना ली थी। तो 11 में से 8 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो भैया अगर आप कांग्रेस की सरकार बना रहे हो तो कम से कम उनसे पूछ तो लो भैया। आप उनकी सुनो मानो ये अलग इश्यू है, कम से कम पूछने के तो अधिकारी हो आप। लेकिन जब कांग्रेस के मेंबरों से नहीं पूछा गया और भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया तो कांग्रेस मेंबर इस घटना से नाराज हुए और उन सब ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि भैया कांग्रेस ने कुल कितने महीने शासन किया? तो कुल कांग्रेस ने 28 महीने शासन किया था। कितने महीने? 28 महीने। एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कांग्रेस सदस्यों ने किस घटना के बाद अपना इस्तीफा दे दिया? तो आपका उत्तर होगा क्या भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना कांग्रेस से पूछे भारत को जब शामिल किया गया तो कांग्रेस मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्लियर है? तो कांग्रेस के मेंबरों का शासनकाल कब से कब तक था? तो 37 से लेकर 39 के बीच में इन्होंने रूलशिप किया था। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, 28 महीने का शासन था। इसमें मैंने आपको याद होगा बताया था मद्रास के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे? राजगोपालचारी जी। ठीक है, पंत जी यूपी के बने थे। इसके अलावा बंबई में बीजी खरे बने थे। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में वो। ठीक है, तो संसदीय कमेटी भी बनाई गई, उप समिति भी बनाई गई थी, तो काफी कुछ यहां पर हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं। तो कांग्रेस मेंबरों ने क्या किया बेटा, एक लंबा शासन के बाद में 28 महीने तक इन्होंने काफी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि भैया ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे, कांग्रेस मेंबरों ने आखिरकार क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब ये जो इस्तीफे की घटना थी ये घटी थी, मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो 1939 में।
तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई और उसने इस इस्तीफे के बाद क्या बनाया, मुक्ति दिवस मनाया। 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, लिखिएगा 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड मुक्ति दिवस। बेटा जो ऑनलाइन बच्चे हैं थोड़े ध्यान से जुड़े। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। दैट नाउ वी टोटली फ्री फ्रॉम द कांग्रेस, है ना, कि भैया हम कांग्रेस से बिल्कुल आजाद हो गए अब। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज धन्यवाद दिवस, थैंकफुल डे। इसे धन्यवाद दिवस भी कहा गया। और मुस्लिम लीग का साथ इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। गुड इवनिंग शाबाज जी। जी बेटा जुड़िए एक पॉइंट से, ठीक है। देवर कंपनीड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, धन्यवाद दिवस और मुक्ति दिवस दो नाम है इसके, ठीक है। और इसमें बेटा अच्छा, देवर सपोर्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें उनका साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया। क्वेश्चन आएगा बेटा मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया उनका साथ इसमें किसने दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आल्सो कंपनीड मुस्लिम लीग, ओके, इन दिस, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आता है ऐसा। आगे लिखिएगा On 8th August 1940, August proposal brought by British government. 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव bring by British government. अगस्त प्रपोजल बॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए बेटा क्या था, 1940 में एक अगस्त प्रपोजल आया है। लाया क्यों गया है, अंग्रेज ये देखकर हैरान है कि भैया कांग्रेस के साथ साथ और भी भारतीय नेता हैं, जब और भी मतलब कि भारतीय जनता वगैरह भी है जो कि अंग्रेजों का साथ नहीं दे रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के सामने दो टेंशन्स हैं, समझना बेटा, थोड़ा सा प्रोविजन सेट करना। जर्मनी, जापान, इटली, रूस, एक ऐसे ज्यादा लग गया, इनके बीच में बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है। समझिए 1940 बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रास बिहारी बोस जी हैं, ये जापान से और जर्मनी से बात कर रहे हैं। कौन, रास बिहारी बोस जी कह रहे हैं कि भैया अंग्रेजों ने जो सेना भेजी है इस सेना में भारतीय सैनिक भी शामिल है। अगर आप मुझे ये भारतीय सैनिक दे दें जो आपने गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन सैनिकों की मदद से एक नया मोर्चा ओपन करवा सकता हूं इंडिया में। ये इन सैनिकों का यूज कर सकता हूं भारत की आजादी के लिए। और जर्मनी और जापान इसके लिए मान गए, जापान मान गया इसके लिए। अब वो सिंगापुर में बैठकर एक सेना इकट्ठी कर रहे हैं, जिसका सेनापति किसको बनाया गया बेटा, कैप्टन मोहन सिंह को। किसको, कैप्टन मोहन सिंह को इस सेना का सेनापति बनाया गया है, ठीक है। INA बेसिकली विच वी कॉल्ड, ठीक है। तो ये सेना चल रही है। तो अब अंग्रेजों को डर क्या हो रहा है कि अगर ऐसी सेना बनती है और भारतीय ऐसी सेना को सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए कांग्रेस को अंग्रेज शांत करना चाह रहे हैं। एक दूसरी घटना घटी है इसी साल 1940 के मार्च में।
1940 के मार्च में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ है। कहां पर? लाहौर में। इस सेशन में अब देखो काफी लंबे समय से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली कोई मांग नहीं थी। अब यहां ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग प्रेजेंट कर दी जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, ऑफिशियली एक मांग आ जाती है। अच्छा, ये मांग आई क्यों है? यह सिंपल सी बात है, मुस्लिम लीग या जो मुस्लिम से बड़े नेता थे उस समय के, उनको लग रहा था कोई बात नहीं, देश में जब शासन बटेगा, सिंपल सी बात है, मुस्लिम लीग को भी बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन हुआ क्या है, 37 के चुनाव में, 37 के चुनाव में जो मुस्लिम सीटें थी उस पर भी कांग्रेस के मुस्लिम नेता जीत गए और मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम नेता थे वो हार गए। अब ये झटका है मुस्लिम लीग के लिए, और ये झटका एक नेता के लिए और है जो सपना देखता है प्रधानमंत्री बनने का। नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। अब तक वो कांग्रेस में ही है, लेकिन 37 के चुनाव ने पोल पट्टी खोल दी है कि भैया जी अगर ये पार्टी जीतती है तो मेरे हिस्से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जिन 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, आपको पता होगा उस समय जो प्रांत का हेड था उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। तो जिन्ना भाई साहब को दिख रहा है कि भैया मुझे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, किसी भी प्रांत का नहीं बनाएंगे, देश का तो दूर की बात है। अब ये भाई साहब पहुंच गए हैं सोए हुए जिन को जगाने के लिए। ठीक है, और एक हमेशा एक चीज रही है, जितने भी बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं, चाहे वो जिन्ना रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का प्रयोग किया, लेकिन मुसलमानों के जो होते ना कंडीशन थी उसमें कोई सुधार नहीं किया। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, उनको एक जॉब दे देंगे, तो भैया वो सोच ग्लोबलिश कर देंगे, तो जो कट्टर वोट हैं वो उनको मिलेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि कंडीशन ऐसी बनी रहे। तो ऐसे लोगों को, सर सैयद अहमद खान जो हैं, जो एजुकेशन की बात करेंगे, ऐसे लोगों से प्रॉब्लम रहेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है अब यहां पर कि वो चाह नहीं रहे कि भैया ये जो चेंज आए, तो वो मुस्लिम लीग में पहुंच गए और वो सोया हुआ जो जिन है वो जगा दिया है। और जिन क्या है कि भैया शासक और शासित कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार बनता है, भैया सेपरेट की तो बात सावरकर जी ने भी की है, सेपरेशन की बात तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी की है, लेकिन बेटा इन दोनों का जो सेपरेशन है वो थोड़ा सेपरेशन अलग है। एक वर्ड होता है बेटा हिंदूवाद, एक वर्ड होता है हिंदुत्व। इन दोनों में दिखने में बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, लेकिन बड़ा डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, अगर आप पूछोगे, अगर ये थोड़ा रीड करोगे, स्टडी करोगे कि बेसिकली हिंदुत्व क्या है और हिंदूवाद क्या है, तो आप पाओगे दो विचारधाराएं काम करती हैं। एक विचारधारा यह कहती है कि जो भी व्यक्ति इस देश में जन्मा है, जो व्यक्ति इस देश में जन्मा है और इस देश को भी अपनी कर्म भूमि, मातृभूमि भी इस्लाम में नहीं मानते, लेकिन कर्म भूमि मानता है, इस देश से प्रेम करता है, वो हिंदू है। क्योंकि बेटा हिंदू किसी कास्ट का नेम नहीं है। पता होगा जब मतलब ईरानी लोग या यूनानी लोग इंडिया आए, तो ये जो पूरा भूगोल था उसके लिए उन्होंने हिंदू शब्द यूज किया है। तो हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं है उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो वो कहता है कि वो जो यहाँ पर इस भूमि पर रह रहा है, उसका जन्म यहाँ पर हुआ है, वो हर व्यक्ति हिंदू है। बिल्कुल जी, वो हर व्यक्ति हिंदू, चाहे उसकी आस्था सनातन में हो, चाहे उसकी आस्था इस्लाम में हो, चाहे उसकी आस्था बौद्ध में हो, चाहे उसकी आस्था जैन धर्म में हो, वो सब हिंदू हैं। तो ये बेसिकली एक टर्म है। और दूसरी जो टर्म है वो थोड़ी सी और लैगेज हो जाती है, थोड़ी सी कैसे हैं, रिग्ड हो जाती है। तो बेसिकली वहां पर बात जो पहले बंटवारे की गई वो क्या है कि ऐसे लोग जो इस देश को अपना मानते, अपने यहां पर रह रहे हैं, जन्म उनका यहां हुआ है, वो एक तरफ, और एक वो लोग जो बाहर से आए हैं बेसिकली, जिन्होंने मतलब कि सिर्फ इसको लूटने की कोशिश की है, तो वो सब अलग, मतलब कि सेपरेशन। तो सेपरेशन है। इकबाल का जो इकबाल साहब है उनका भी सेपरेशन कुछ इस टाइप का है। ठीक है, लेकिन यहां अब सेपरेशन भावनाओं का नहीं हो रहा, विचारों का नहीं हो रहा। अब सेपरेशन की बात हो रही है 40 में आकर दो अलग अलग देशों की। अच्छा, मैंने खान अब्दुल गफ्फार साहब का नाम लिया तो थोड़ा समझना,
उन साहब का जो सेपरेशन है वो कह रहे हैं पख्तूनिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां विकास के अवसर नहीं है। अगर उसको इकट्ठा मतलब मिला के रखा गया तो वो डूब जाएगा, वो उसको डेवलपमेंट के लिए अलग से मौका देना चाहिए। तो उनका वो पख्तूनिस्तान का सेपरेशन है। तो ध्यान देना, पख्तूनिस्तान जो आज बेटा बलूचिस्तान वगैरह का जो इधर का क्षेत्र है, पख्तूनिस्तान जी, NWFP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस बोलते हैं उसको। तो उस तरह के इलाकों की वो फ्रंट मतलब सेपरेशन की बात कर रहे हैं, बाकी नहीं। तो ये बेटा सेपरेशन की थ्योरीज है। लेकिन अब ये मुस्लिम लीग का जो सेपरेशन आया है, ये सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम की डिमांड है कि हिंदू और मुस्लिम इस देश में नहीं रह सकते एक साथ, इसीलिए भैया जी हमें अपना देश चाहिए। तो मुस्लिम लीग अब ये डिमांड कर रही है, ठीक है। तो अब अंग्रेज चाह रहे हैं कि भैया हिंदुओं का जो सॉरी कांग्रेस है उसका सपोर्ट मिल जाए, इधर से मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट चाहिए। तो सबको बुला रहे हैं, आओ आओ सब मिलकर बैठेंगे, अगस्त में एक मीटिंग करते हैं। अगस्त प्रपोजल कि भैया युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, इस युद्ध के बाद हम आपके सभी मसलों को सुनेंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बातों में प्रपोजल में शांति हो सकती है? मतलब ही नहीं है। इस समय लिखो कौन था अधिकारी? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये अगस्त प्रपोजल में कौन था अधिकारी? लॉर्ड लिनलिथगो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोला क्या गया है? एक रिप्रेजेंटेटिव कमीशन बनाया जाएगा, और रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन मेड, एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था बनाई जाएगी। हाँ बेटा, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्या बोला गया बेटा है? एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव कमीशन है वो बनाया जाएगा कि फ्यूचर में आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो, LIN, लिनलिथगो। फिर लिखो इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इंक्रीज, कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल नंबर ऑफ इंडियन मेंबर इंक्रीज। लिखिए बेटा, वॉर एडवाइजरी कमेटी सेटअप, युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। वॉर एडवाइजरी कमेटी सेटअप, एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो वार के टाइम पे क्या करे? एडवाइज करे। वार एडवाइजरी कमेटी सेटअप। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट गिवन टू एनी सिंगल कम्युनिटी, भारत का शासन किसी एक समुदाय को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए बेटा क्या है, अब इसको मुस्लिम लीग भी अनएक्सेप्ट कर रही है और कांग्रेस भी अनएक्सेप्ट कर रही है। नेहरू जी कह रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव है वो दरवाजे में लगी जंग लगी कील के जैसा है। लिख लो हिंदी वाले बच्चे, ये प्रस्ताव दरवाजे में लगी जंग लगी कील जैसा है। दिस प्रपोजल इज ओनली नेल फुल विथ कोरिजन, कोरिजन बोलते हैं ना जंग को, दरवाजे में लगी जंग लगी कील जैसा है। तो ये कांग्रेस ने इस प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी हैं कि प्रस्ताव बेकार है, किसी काम का नहीं है। उधर मुस्लिम लीग क्या कह रही है? वी ओनली वांट अ सेपरेट स्टेट, बिलो इट नथिंग। पता हमें क्या चाहिए? एक अलग देश चाहिए, उसके नीचे हमें बात करनी ही नहीं है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया बेटा? इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया, फेल हो गया ये। क्या बेटा? दरवाजे में लगी जंग लगी कील जैसा है। दरवाजे जो कील ठोकी जाती है, अगर उसमें जंग लगा तो क्या है? दरवाजा किसी भी क्षण गिर सकता है।
ठीक है। तो दरवाजे में लगी जंग लगी, दरवाजे में की हुई जंग लगी थी, वकील जैसा है। ठीक है, तो ये बेटा आलोचना होगी इसकी। ठीक है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने इस प्रपोजल को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। उधर कांग्रेस कह रही है कि भैया अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, भारतीयों को अधिकार नहीं दे सकते, तो भैया हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आंदोलन करते। लिखिएगा 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह। लिखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, लिख दिया। पवनार आश्रम महाराष्ट्र, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, पवनार आश्रम ठीक है, लिख दिया बेटा पवनार आश्रम महाराष्ट्र। इसमें लिखिए पहले सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे हैं। लिखिए पहले लिखो, फर्स्ट सत्याग्रही वाज विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, पर तीसरे की नौबत ही नहीं आई। अब इसमें क्या था बेटा, कांग्रेस बेटा दो आंदोलन कर चुकी थी और दो आंदोलनों से एक चीज सीखी थी कि बिना लीडर के आंदोलन हमेशा फेल होते हैं। याद होगा चौरी चौरा की घटना, क्या हुआ था, लग रहा था कि देश आजादी पालेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, भीड़ इतनी उत्साहित हो गई, एक पुलिस थाने में पुलिस वालों को बंद किया गया और पुलिस थाने में आग लगा दी गई। गांधी जी को पूरा आंदोलन क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। फिर याद होगा दूसरा आंदोलन बहुत बड़ा, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। क्या हुआ, जगह जगह पर इस आंदोलन में भारत जुड़ने लगा। कहीं पर मैंने बताया था कि लाल कुर्ती नाम से यह आंदोलन हुआ, खान अब्दुल गफार खान साहब ने भाग लिया, जिनको सीमांत गांधी बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी। ठीक है, तो बड़ा आंदोलन हुआ। इधर आपने याद होगा वो लड़की का नाम रानी गैडिन ल्यू, एक 13 साल की लड़की आंदोलन में भाग ले रही है। ठीक है, 16 साल की उम्र में जेल चलेगी। तुम देखो 16 साल में कहां बैठे हो, जब बाहर किसी को धक्का धुक्का दे दे रोड पे जेल जाओ। हाँ, तो अब शर्म आनी चाहिए, जाओ एक बार बाहर। ठीक है, तो भाई जेल चली गई, इतना सब कुछ हुआ। ठीक है, तो मतलब इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या होगा, इरविन साहब एक बार गांधी जी को बुलाएंगे, कहेंगे चच्चा ओ चच्चा, मीटिंग हो रही है, अंदर जाने का मौका है, वो भी पानी के जहाज में बैठ के, देख के आओ, एक बार मिल के आओ। और गांधी जी की प्रॉब्लम ये, इतना बड़ा आंदोलन, इतना सब कुछ छोड़कर वो, जबकि जानते थे कि वो हासिल कुछ नहीं होने वाला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए लंदन। उल्टा मिला क्या, विंस्टन चर्चिल ने ये कह दिया कि वाई वी आर गिविंग सो मच वैल्यू टू दिस हाफ न्यूड संत, इस आधे नंगे फकीर को हम इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं। एक तो लंदन तक गए, आधा नंगा फकीर सुनकर आए, बेइज्जती भी हुई, और हासिल क्या में हुआ, कुछ भी नहीं बेसिकली। और यहां आए तो देखा तो आंदोलन क्या हो गया है, क्रैश हो गया है। तो कांग्रेस अब ऐसी गलती नहीं करना चाह रही। कांग्रेस कह रही है कि अब यह आंदोलन जो होगा, इसमें एक व्यक्ति उस आंदोलन को लीड करेगा, उसके पीछे आंदोलनकारी जाएंगे, अंग्रेज उसको रोकने आएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, इधर से दूसरा व्यक्ति इस आंदोलन को शुरू कर देगा। अब वो कंफ्यूज होंगे ना, किसको रोके किसको रोके, और जब वहां तक पहुंचेंगे तीसरा व्यक्ति लीड कर चुका होगा। तो इस प्रकार से आंदोलन चलना था। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये थी कि अब आंदोलन आप कर रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है,
काफी रिस्ट्रिक्शंस इंडिया पे लगी हुई है अंग्रेजों के द्वारा। तो आंदोलन में लोग तो जुड़ेंगे, लेकिन आंदोलन उतना ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो अक्टूबर में यह आंदोलन हुआ। इससे पहले मैंने आपको मुस्लिम लीग की मांग बता दी। ये 40 में हुई कुछ बड़ी घटनाएं थी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हु गिवन द पाकिस्तान वर्ड, ठीक है, चौधरी रहमत अली। जिन बच्चों को याद नहीं लिख देना, ठीक है, चौधरी रहमत अली। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, 40 में यह आंदोलन शुरू हो गया। अब लोगों को उम्मीद थी कि गांधी जी क्या करेंगे, कुछ अलग करने वाले हैं इस समय। लेकिन गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के विचारों में एक प्रोविजन चल रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, अंग्रेजों का साथ दें कि विरोध करें। इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, समझना पॉइंट को। भाई नेहरू जी का कहना यह है कि भैया ठीक है, अंग्रेज बुरे हैं, हम पे रूल भी कर रहे हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे जर्मनी और इटली हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी अंग्रेजों को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप इतने बुरे नहीं हो। गांधी जी कह रहे हैं कि दुश्मन आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो मुसीबत में है, वो दिक्कत में है, तो उस समय उस पर कार्रवाई मत करो, ये नियमों के खिलाफ है। अरे चचा, अंग्रेजों ने कौन सा नियम रखा है? आप उनसे नियम की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो नियम की बात करेंगे। अब ऐसे में इन सब विचारों से एक व्यक्ति त्रस्त आ गया। उसको लगा कि भैया ये काम तो सही नहीं है, इससे तो आजादी नहीं मिलने वाली। व्यक्ति को घर में नजरबंद किया हुआ था। लगा कि क्या किया जाए, अपनी भतीजी की मदद से ये भाई साहब छुप कर भाग निकले। भतीजी ने लगभग 1 सवा हफ्ते तक एक नौटंकी की, खुद ही खाना लेके जाती, कहते चाचा मौन व्रत में है, क्योंकि घर में भी बेटे जासूस बैठे थे तो शक नहीं दिला सकते थे किसी को भी, ठीक है। तो चाचा बेचारे वो कर रहे हैं, मतलब अभी उपवास में हैं, कब किसी से बात नहीं करेंगे अभी 1 हफ्ते तक। डेली खाना लेके जाती बेचारी, खुद ही खाना खाती, अपने हिस्से का भी खाती और चाचा के हिस्से का भी खाती बेचारी। हिम्मत। हम सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद रखते हैं, उनकी भतीजी का योगदान भी पढ़ना, थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये सब कर रही है बेचारी। आखिरकार 7 दिन बाद जब लगा कि हाँ शिवाजी काफी आगे निकल चुके हैं, अब अंग्रेज पकड़ नहीं पाएंगे, तब जाके कहा कि भाई रात को वो सन्यासी के भेष में निकल गए और बाबा बन गए, योगी हो गए, ठीक है। बेचारी मैया भुतरो रही है कि शायद मैं तो सोच रही थी लड़के की शादी करा दूंगा अभी, और ये तो सन्यासी बन गया, और निकल गए वहां से। अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान से भैया जी सिंपल जर्मनी पहुंचे। पहले पहुंचे यूएसएसआर, यूएसएसआर ने मदद करने से मना कर दिया कि अंग्रेज हमारा फ्रेंड है और हम आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर पहुंचे जर्मनी, और जर्मनी में आपने देखा होगा वो ऐतिहासिक क्षण आया जब ये हिटलर से मिलते हैं, ठीक है। और हिटलर से मिलने के बाद हिटलर कहता है कि देखिए जर्मनी की और भारत की दूरी बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगा भी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेताजी मैं चाहता हूं कि क्या नाम मैं आपकी मदद करूं, लेकिन दिक्कत समझिए आप। तो उनके लिए जो नेताजी शब्द है वो किसने यूज किया था? हिटलर ने, ठीक है। पीसीएस का ये क्वेश्चन था यूपी का शायद, कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? है जी, बीपीएससी का भी आया था, चलिए। तो ये क्वेश्चन था कि उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जो रुडोल्फ हिटलर या एडोल्फ हिटलर, ठीक है। चलिए, अब तो ये सब भी हो रहा है, ठीक है। अब ये जब बाहर निकल गए और लोगों को लगने लगा कि भैया ये तो बहुत तगड़ा काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अंग्रेजों को फिर लगा कि नहीं यार हम गलती कर रहे हैं, भारतीयों को सेटिस्फाई किए बिना काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में अंग्रेजों ने एक कमीशन भारत भेजा है, जिस कमीशन का नाम क्या है? क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो अंग्रेज क्रिप्स मिशन को भारत भेज रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो लिखिएगा
क्रिप्स मिशन मार्च 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। अभी बताऊंगा, बिल्कुल लिखिए पहले। 11 मार्च घोषणा, 11 मार्च को इसकी घोषणा हुई है। 23 मार्च 1942 ये कमीशन भारत आया है। बेटा इसके जो हेड हैं वो हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर जो समय के सचिव थे, युद्ध मंत्री सॉरी, और पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग इस मिशन में इंडिया आए हैं। हां जी, यही 3 लोग बाद में कैबिनेट मिशन में भारत आएंगे, लेकिन बस हेड चेंज हो जाएगा। इसके हेड क्रिप्स हैं, उसके हेड पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 लोग भारत आए हैं, मिशन भारत आया है। अब ये मिशन क्या कह रहा है बेटा कि भारत को आजादी दे देंगे? जी नहीं। लिखिएगा इसके प्रोविजंस क्या हैं। टाइटल ऑफ फुल या डोमिनेंट स्टेटस, टाइटल ऑफ डोमिनेंट स्टेटस। ये कह रहे हैं भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। आजादी नहीं दे रहे जी, पूर्ण लिख दिया, उपनिवेश ब्रैकेट बेटा डोमिनेंट स्टेटस जरूर लिख देना। बेटा बेसिकली क्या है कि ये जो अंग्रेजों ने जो एक टर्म दी थी ना बेटा, बेसिकली कि अभी आपको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, ये वही शो कर रही है। अधिराज्य क्या होता है? बेसिकली कि नाम के लिए शासन आपके हाथ में है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों के पास है। विदेशी जो संबंध बनेंगे वो अंग्रेज देखेंगे, आप अपने देश को सिर्फ शासन कर सकते हैं। तो फर्क क्या पड़ता है उससे? ठीक है, तो लिखिएगा। अच्छा, इसमें एक फायदा था, इफ इंडिया वांट इट कैन सेपरेट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। अगर भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है। कॉमनवेल्थ बेटा, कॉमनवेल्थ वो सब देश हैं जो अंग्रेजों के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। तो कहा गया कि आप कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हो, लेकिन उसका तो मैं फायदा था ही नहीं। हम आज भी मेंबर है कॉमनवेल्थ के, हर देखते नहीं गेम होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, हम अभी भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। हम इसलिए खेलते हैं, इसमें जो कॉमनवेल्थ के मेंबर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उससे हमें वैश्विक रूप से राजनीतिक भागीदारी मिल जाती है। उससे हमें फायदा क्या मिलता है कि उससे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब जैसे नाम है, एक समय था जब नाम की भारत को आवश्यकता थी। आज हम चाहें तो नाम से सेपरेट हो जाएं, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से, लेकिन क्यों मेंबर हम उसके? क्योंकि उससे हमें फायदा मिल रहा है। फायदा क्या मिल रहा है? एक तो आपको पता है जब यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल का विकास किया जाएगा, उसको बढ़ोतरी की जाएगी, तो भैया हर कंट्री को एक मत देने का अधिकार मिलेगा। और भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि नॉन अलाइन मूवमेंट के जो देश हैं वो सब किसको वोट करेंगे? हमें। क्योंकि वो कहते हैं अंधों में काना राजा, उन सब गरीब भिखमंगे देशों के बीच में हम ही ताकतवर हैं, तो सब किसको वोट देंगे? हमें देंगे। और आप देख रहे होगे इकोनॉमिकली हम इतना जो मतलब थोड़ा सा अभी आप देख रहे होगे कि हम बाकी चीजों पे कम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। वो काहे कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हर बार चाइना वीटो लगा के काम चला देता है।
अगर हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इकोनॉमी पथ को चेंज कर लेते हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो हमें सपोर्ट करे। क्योंकि देखा होगा पिछले काफी टाइम से हमने चाइना से व्यापार में काफी चेंज किए हैं। आज वो व्यापार उतना बड़े लेवल का व्यापार नहीं है कि हम टोटली डिपेंड हो। एक समय ऐसा था कि भारत में अगर एक आईसी चाहिए ना आपको, आईसी तो क्या सोचो, ये कह लीजिए कि अगर आपको एक बल्ब चाहिए तो बल्ब भी मेड इन चाइना होता था, हमारा अपना कुछ नहीं था। अभी आपके पास कोई भी फोन हो, आप उसको उठा के देख सकते हो, उसके बैक साइड पे मेड इन इंडिया मिलेगा। ये चेंज हमने कर दिया है। ऐसा नहीं कि चाइना कोई फोन बनाता है, फोन कभी नहीं बनते चाइना चुइना में। ये सब आईसी उसी सब कोरिया से आती हैं, जहां असेंबल हो रहा है उसी कंट्री का ठप्पा लग रहा है। पहले असेंबलिंग चाइना में थी, अब असेंबलिंग इंडिया में, बस इतना फर्क है। तो और देखो कहते हैं ना, कई बार युद्ध होता है तो उसके घाटे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कोरिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसको फायदा भी भारत को बहुत मिला है। क्योंकि उनका युद्ध हुआ, सभी देशों ने क्या किया, रसिया पे पाबंदी लगा दी कि रसिया किसी को हथियार नहीं बेचेगा, कोई रसिया से हथियार नहीं लेगा। अब पैसा तो रसिया को भी कमाना है। अब वो जो ट्रेड है वो किसके जरिए हो रहा है, इंडिया के जरिए हो रहा है। अब उसका पैसा इंडिया को भी फायदा मिल रहा है। फायदा क्या मिल रहा है, आपने अपनी मशीन भेज दी हमारे पास, किस मशीन को आप पुर्जों के रूप में ले जाओ, अपने यहां असेंबल करके भेज दो, हम लेके आ गए। अब भैया मशीन खुली हुई है, हमें सारे पुर्जे देख लिए, सब कुछ देख लिया, तो क्या हो गया, एक तरह से उसका टेक्निकल हमने देख लिया। अब कुछ दिनों बाद हम अपना प्लांट लगाएंगे और अपनी चीज बनाएंगे, उसकी क्या यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकली हम चीजों में अब काम कर रहे हैं। और देखो कई विमान ऐसे जो भारत हमेशा मंगवाता था बाहर से, अब हम खुद बना रहे हैं। लेकिन बेटा इन चीजों के बाद जो इंपैक्ट आएगा ना, वो इंपैक्ट कभी भी 5-10 दिन में 20 दिन में नहीं आता। अब आपने एजुकेशन ली, क्या 10 दिन में सीख गए सब कुछ? 12 साल 13 साल 14 साल की मेहनत की ना, और आप कहो कि आज मैंने ग्रेजुएशन पास की, अब कल अगले दिन जॉब लग जाए, तो होगा कभी? टाइम, हर चीज में टाइम लगता है। तो ये डेवलपमेंट में भी टाइम लग रहा है। अभी इतनी बेरोजगारी आप देख रहे हो ना, आप पाओगे कि 8-10 साल बाद इंडिया में बड़ा चेंज आएगा। क्यों? जो ये प्लांट लग रहे हैं अभी, वो काम करना शुरू करेंगे। देखिए ये तो हमारे अपने स्वार्थ बीच में आ जाते हैं कि हम चीजों में इतनी धांधली कर देते हैं कि पूरा फ्यूचर वहीं बर्बाद हो जाता है। अभी देखो बिहार में इतने पुल गिर गए, सोचिए कई पुल तो ऐसे थे जो बिल्कुल लेटेस्टली बने थे, 2-3 साल पहले बने थे, अब वो गिर गए। अगर वो पुल सही से रहते, सब कुछ रहता, तो कंपनियों को मौका मिलता ना आने का। तो अगर बिहार में बहुत सारी कंपनियां घुस जाएं तो क्या होगा? तो बिहार के बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ेगी ना, अपने राज्य में इतना रोजगार हो जाए। बाबा जी को देख लो, यूपी की इकोनॉमी कभी बिहार से भी बुरी थी, और पिछले 4-5 साल में बिहार यूपी की जो इकोनॉमी है, उन्होंने इंडिया की जो स्टेट इकोनॉमी शायद तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है करंट का, मुझे टॉप 5 में आ गई है। जबकि कभी वो 10 में काउंटिंग हो रही थी, इकोनॉमी इतना डाउन थी, वो टॉप 5 में ले गए हैं। और वो तो तब है बेटा जब अभी वो बना रहे सिनेमा घर वगैरह बना रहे, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जिस दिन ये जो एयरपोर्ट बना है अभी नए वाला, उसका उद्घाटन हो गया, और जिस दिन मतलब जो सिनेमा वो बना रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, उसका उद्घाटन हो गया, उस दिन देखना आप वो किस लेवल पे जाएगी यूपी की इकोनॉमी। तो ऐसी ही चीजों पे काम करना चाहिए स्टेट को। तो यहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो भी हम गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं युद्ध के बाद में आपको मौका मिलेगा, हलवा दे रहे हैं वो, जो मिलेगा कभी नहीं। फिर क्या कह रहे हैं वो लिखिए एक पॉइंट और इसमें, आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी मेट। तो उस युद्ध के बाद क्या होगा बेटा, संविधान निर्मात्री संस्था बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या लिखोगे, एडवाइजरी मत लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग काउंसिल मेट, काउंसिल मेट, ये सभा मेट एक ही बात है। हाँ जी, संविधान निर्मात्री सभा बनाई जाएगी कि बेटा युद्ध के बाद आपको मौका मिलेगा अपना संविधान बनाने का। नहीं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा। अच्छा इसमें सबसे बड़ी मजेदार चीज क्या थी कि जो राज्य इससे सहमत नहीं होंगे वो इसको अस्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो पूर्ववर्ती कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब जो प्रिंसली स्टेट इससे सहमत नहीं है वो इसको अनएक्सेप्ट कर सकते हैं, वो प्रीवियस कंडीशन में रह सकते हैं। ये सब भी प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। बेटा प्रिंसली स्टेट भारत में रहे थे वैसे 565,
ठीक है, अभी आऊंगा मैं उस पर। फिर लिखिएगा, जब तक नया संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत पे जो शासन चलेगा वो किसका चलेगा? अंग्रेजों का रहेगा। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे? केवल कुछ एडवाइजरी काम संभालेंगे, बाकी काम भारतीयों के हाथ में दे दिए जाएंगे। मतलब बेटा एक झुंझुना था कि अभी तुम हमारा साथ दो, ठीक है, उसके बाद हम चीजों को बदलेंगे, आपको अधिकार दिए जाएंगे। देखिए, जाएंगे और दिए गए या दिए जा रहे हैं, उसमें फर्क है। ठीक है, तो अब कांग्रेस नेता क्या बोलेंगे इसके बारे में, तो लिखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ डिनाइड these proposals या unaccepted these proposals। ठीक है, अब नेहरू जी ने बोला कि इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक, ये एक उत्तर दिनांकित चेक है, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। अभी रुको, अभी आऊंगा मैं इस पे। ये एक उत्तर दिनांकित चेक है। अब गांधी जी ने इसमें और ऐड कर दिया, इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक, ये गिरते हुए बैंक का या दिवालिया होते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित। आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपनी चेक बुक लेके आना, ठीक है, और एक फ्यूचर का 2-3 साल पर आगे का चेक काट कर मुझे दे देना। अरे कोई बात नहीं, बैंक दे देगा अभी तो। वो बड़े प्यार से उन्होंने हरिजन में ये लिखा था, अरे ओ अंग्रेजों, अरे ओ कलूटो, भारत को जापानियों के लिए छोड़ के मत जाओ, हमें हमारा शासन दे दो, हम संभाल लेंगे जापानियों को, क्योंकि जापान की सेना चल के आ रही थी। ठीक है, तो ये कहा गया था कि भैया हमें छोड़ के मत जाओ, ऐसे हमें हमारा शासन दे दो, वरना तो जापानी आएंगे, तुम भाग जाओगे यहां से, हम क्या करेंगे तब। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ये सब हो रहा है। अब देखो, अभी तक गांधी जी बिल्कुल सोए से पड़े हैं, सिर्फ एक दो बयान दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अचानक से गांधी जी के अंदर सनी देओल की आत्मा आ जाएगी, और कांग्रेस की वर्धा मीटिंग हो रही होगी, उसमें ये आत्मा घुस जाएगी, और गांधी जी जोश में आके बोलेंगे कि या तो मुझे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का अधिकार दो, वरना मैं भारत की बालू मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं बेचारे, जो आंदोलन आप कह रहे हो तो शुरू करवा ही रहे हैं बेचारे, वो कौन सा मना कर रहे हैं आपको, काहे धमकी दे डाली बेचारों को, डर के मारे कांप रहे हैं बेचारे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं भारत की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कोटेशन याद रह जाए तो अच्छी बात है, जिनको याद ना रहे वो लिख लो। मैं भारत की बालू से भी, आई कैन राइज अ मोमेंट बिलो मोर देन द कांग्रेस फ्रॉम द सैंड ऑफ इंडिया, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आंदोलन, आंदोलन, हाँ जी, मोर देन द कांग्रेस। ठीक है, ये 14 जुलाई 1942 की घटना है, वर्धा कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना जाता है, लिखिए। हाँ जी, हाँ, 14 जुलाई 1942 वर्धा कॉन्फ्रेंस। फिर लिखिए 1 अगस्त 1942 तिलक डे सेलिब्रेटेड इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, दिवस मनाया गया।
1 अगस्त बेटा, 1 अगस्त, तिलक जी। हम्म। नेहरू जी ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, ये दो धारी तलवार है, हो सकता है हमारा वार हम पे ही उल्टा पड़ जाए। तो आंदोलन शुरू करते करते नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया क्या कहा था नेहरू जी ने, ये हम आग से खेलने जा रहे हैं, ये दो धारी तलवार है, हो सकता है हमारा वॉर हम पे उल्टा पड़ जाए। लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना, नेहरू जी का कोटेशन है। ठीक है, फिर लिखिएगा 7 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942, बंबई ग्वालिया टैंक मैदान। बंबई ग्वालिया टैंक मैदान। प्रेसिडेंट हैं इसके अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है इस सेशन में? अब्दुल कलाम आजाद। बेटा 7 अगस्त को नेहरू जी ने यह बिल पेश किया, 8 अगस्त को यह बिल पास हो गया। लिखिए 7 अगस्त नेहरू जी प्रेजेंटेड क्विट इंडिया बिल। नेहरू जी ने भारत छोड़ो क्या लिखा बेटा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया 7 अगस्त को, और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पास हो गया। अब गांधी जी कांग्रेस के स्टेज पे आते हैं, 70 मिनट का अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं। तुम्हारे पास यही 70 मिनट है। ऐसा ही भाषण था, बस उसमें स्पेशल बात ये थी, करो या मरो, डू और डाई। तो बेटा गांधी जैसा जो अहिंसक विचारक है वो क्या कह रहा है? करो या मरो। बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से, डू और डाई। फिर भी गांधी जी ने क्या कहा कि भैया जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा ना दें। पिछली बार इस्तीफे दे दिए सबने, याद है ना? वो पानी का हवाई सॉरी कागज का जहाज बनाया, उड़ा दिया, रख ले अपने स्कूल को, आग लगा ले, रख ले अपनी नौकरी को, याद आया ना कुछ? तो गांधी जी ने कहा अब ऐसा नहीं करना, बस नौकरी पे करते रहो काम, और बोलो अंग्रेजों को कि नौकरी तुम्हारी करेंगे, चाकरी कांग्रेस की करेंगे। मतलब नौकरी तुमसे कर रहे, तुम्हारी कर रहे हैं, लेकिन बात मानेंगे किसकी? कांग्रेस की। हम कांग्रेस के प्रति, हमारा जो आस्था है वो कांग्रेस के प्रति है। अब चेंज हो रहा है। अंग्रेज भारत पे शासन क्यों कर पाए? बेटा सहमति जो होती है वो शोषण का पहला अधिकार होती है। अगर आप शोषित हो और आप सहमत हो, तभी आप शोषित हो। जिस दिन आप सहमत नहीं होगे, कोई आपका शोषण कर ही नहीं सकता। तो कभी कोई बोलता है ना कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, बिल्कुल भी नहीं किया। हम बेवकूफ थे, हमने उन्हें शासन करने का मौका दिया। ठीक है, बिना शोषित के इच्छा के कभी शोषण हो ही नहीं सकता। हम कहीं ना कहीं सहमति दे देते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। और कभी भी देखिएगा आप किसी भी चीज में जो इंटेंशंस होती है, बेसिकली अगर आप कुछ चीजों को सहन कर रहे हो तो ये भी क्या है? शोषण में सहमति है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं। हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की थी, उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा रात को डेली ड्रिंक करता और डेली आके उसको कूटता। एक दिन हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, उसने कहा कि बस ऐसा है कि ये जीवन से दुखी हो गई हूं, ये हो गया वो हो गया है। अब हम सारे फ्रेंड बैठे थे, हमने कहा एक काम करना, तो एक दिन जैसे वो तुझे कूटता है, एक दिन तू भी उसको अपना दिखा दे रूप। उस लड़की ने क्या किया,
अगली बार वो पी के आया और उसने किया दरवाजा बंद, हाथ में लिया मोगर, मोगर समझते हो, ये पत्थर का बना होता है, घाव करे गंभीर, मोगर लेके उसको उसने इतना कूटा कि सुबह जब वो होश में आया ना, तभी उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। और फिर जब वो होश में आया फिर उसको दोबारा कूटा। तो 3-4 दिन उसको इतना अच्छा टॉनिक दिया, वो दिन है आज का दिन है, वो बेचारा हिम्मत नहीं कर पाया दोबारा जाने की। उसका कोई फ्रेंड बोल भी देता था कि आज यार पार्टी करेंगे, वो कहता भैया तुम कर लो, मैं एक दिन झेल चुका हूं, बस पार्टी कैसे होती है। अब तक बेचारी का उसका शोषण हो रहा था, वो कुछ शोषण नहीं था, उसका हो गया तो शोषण दिख गया। आप भी उसी पुरुष समाज से बिलोंग करते हो, अत्याचारी। ठीक है, लोगों को उम्मीद थी, खासकर पुरुषों को, कि जो नए कानून आए हैं इसमें पुरुषों के लिए भी कोई कानून आएगा। कानून आया इसमें यह कानून आया कि भैया जी सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई लड़का है और भी वो जैसे होता है ना आजकल बड़ी चलता है, वो क्या नाम है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और भाई लड़की बाद में रहने के बाद आरोप लगा देती है कि इस बंदे ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया या वो किया, अब आपको जेल जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। तो ये चेंज किया गया। अरे भैया कोई कानून तो पुरुषों के लिए छोड़ दो। अभी मैं वो दैनिक जागरण पढ़ रहा था, ऐसे ही गलती से, वैसे पढ़ना नहीं चाहिए वो अखबार, पढ़ने लायक है नहीं, फिर भी मैं पढ़ रहा था गलती से। तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप एसिड अटैक के केसेस को देखेंगे तो पहले एसिड अटैक लड़कियों पे ज्यादा होता था, लड़कों पे कम होता था। पिछले 3-4 साल में लड़कों पे भी एसिड अटैक हो गया है। मैंने कहा समाज तरक्की कर रहा है, जैसे को तैसा, देखो क्या कहा है। हाँ चलिए, तो कानून के पक्ष में भैया, ऐसा मत बोलो। आगे लिखिएगा, तो गांधी जी होश में आके बोले सरकारी नौकरी मत छोड़ो, क्या करो, सरकार का विरोध कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएगा आएगा। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, इस बार हमारे यहाँ लोकल कहावत होती है, हर उसका दिन आता है। बेटा बात पता क्या है, जो हकीकत में जिन लोगों के लिए पावर दी गई ना, हकीकत में उन लोगों तक तो पावर पहुंची नहीं, और जिनको थोड़ा समझ था, ज्ञान था, उन्होंने इस पावर का ज्यादा फायदा उठाया है। जैसे SC ST कानून है, आप एक बार बोल दीजिए सामने वाले ने मुझे मेरी कास्ट के नेम से पुकारा है, आर्टिकल 17 के हिसाब से अस्पृश्यता फैलाने का केस दर्ज हो जाएगा, हो गया। अब क्या होगा, पुलिस पूछेगी भी नहीं कि आपने बोला कि नहीं बोला। ऐसे मामलों में पहले ये रूल था कि पुलिस आएगी आपको अरेस्ट कर लेगी, बाद में मामले की जांच होगी। बाद में क्या हुआ, कई सारे मामले फ्रॉड आए। एक बंदा है, उसने 17 लोगों पर केस किया कि उसको जाति के नाम से पुकारा गया, पर पूरी दुनिया सब उसके पीछे पड़ी थी क्या। और हर बार एक भी केस कोर्ट में जाके वो नहीं हुआ, हर मामला पहले ही सेटलमेंट हो गया। तो कई लोगों ने क्या किया था, पैसा ऐंठने का तरीका बना लिया था कि भैया मुझे कास्ट के नाम से बोला, अब वो बंदा जेल जाएगा, उससे बचने के लिए वो क्या कहेगा, भाई साहब जो भी लेना देना है करो, बस। तो इस तरह का फ्रॉड विक्टिम्स वो ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ, फ्रॉड विक्टिम्स, और उनके चक्कर में जो एक्चुअल केस हैं वो दब जाते हैं। तब तक नहीं हट सकता बेटा जब तक जनता है ना, अपने फालतू के जो जाति है, धर्म है, ये चीजें हैं, इनके मुद्दों से हटकर, और मतलब कि भैया सोच समझ कर वोट ना करे। अब एक बात बताओ, कोई पार्टी हटाएगी SC ST का एक भी वोट मिलेगा उसको, मतलब ही नहीं है। क्या उसको OBC वगैरह बाकी कोटों का वोट मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, पार्टी तो वैसे सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो वोट बैंक से ही काम होता है बेटा हमारे यहाँ, तो इसलिए कोई नेता चाहेगा नहीं ऐसा। तो आप अच्छा कानून भी कोई लाओगे ना तो उसको कोई पास नहीं होने देगा। अब एक देश एक कानून है, सॉरी एक देश एक से वो है चुनाव, बेहतरीन कानून है, बार बार का बटन हटेगा, इतनी बार संसाधन रिसोर्स बर्बाद होते हैं, इतना सब कुछ होता है, कोई एक पार्टी बता दो सपोर्ट करती हो, करेगी नहीं कोई पार्टी सपोर्ट। भैया इलेक्शन कमीशन से जो पैसा आता है वो सब में बढ़ता है, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, सबको पैसा मिल रहा है। हर पार्टी को जो अपने पास डोनेशन आई है उसको खर्च करने का तरीका मिल रहा है, उसके नाम पे घपले होते हैं। अगर एक इलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, बार बार आप पैसा नहीं कमा पाओगे, बचा कैसे लोगे। तो ये है।
तो ये चीज ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो ये सब कहा गया है बेटा। 8 अगस्त को एक नेता है कांग्रेस के, बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं, पट्टाभी सीतारमैया जी। बेहतरीन मैंने इसलिए कहा कि भैया बुरा ना माने, लेकिन थोड़े से ज्यादा ही चमचागिरी कर गए थे। वो कह रहे थे, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि उस दिन गांधी जी ऐसे लग रहे थे मानो कोई पैगंबर अपनी स्पीच दे रहा है। प्रोफेट नहीं है, मतलब हाँ कोई भी प्रोफेट टाइप का, तो कोई पैगंबर है जो अपनी स्पीच दे रहे हैं। इतना मतलब कि इंप्रेस हो गया ये व्यक्ति। पट्टाभी सीतारमैया कौन है? वही व्यक्ति जिसको सुभाष चंद्र बोस ने पीछे हराया था, है जी। ये हार मेरी हार है, मैं कोई बिल पास नहीं होने दूंगा। और उसी से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन किया था, कांग्रेस से तो नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिजाइन किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। तो ये सब कहा गया, लोगों को लगा भैया अब तो कुछ विस्फोटक होगा। हुआ 9 अगस्त को एक कानून अंग्रेजों ने पास किया, या मतलब एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। लिखिए 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर। 4 चवन्नी तेल में, कांग्रेस के सारे नेता जेल में। हाँ यही हुआ, 9 अगस्त सब नेता जेल में। ऑपरेशन जीरो आवर। बेटा इसका नाम इंग्लिश में ही रहेगा, मैं हिंदी कर नहीं सकता इसकी। ठीक है, तो जितने भी नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को लिखो आगा खां पैलेस में। वाह, गिरफ्तारी हो तो ऐसी। आगा खां पैलेस, एक आगा खां व्यक्ति, उनका महल था, उस महल में गांधी जी को रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थी वहीं पे आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता था, अल्मोड़ा जेल चले जाओ। अल्मोड़ा जेल, बड़े सुंदर प्राकृतिक दृश्य है वहां पर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल आपके नजदीक है, कभी जाओ उद्घाटन करके आओ उसका, थोड़ा सा देख के आओ कैसी है। पटना में ही है, हैं? गए हो? वो 3-4 बार गई हैं। बांकीपुर जेल, तो किसी को जाना हो इन सबको अटैक करने का, वहां पे स्टाफ चलता है जी। जी, सरोजिनी नायडू और उनकी वाइफ थी कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा गांधी जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाकुड़ा जेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद वाकुड़ा जेल, वाकुड़ा, वाकुड़ा जेल, वाकुड़ा है जी। ये बेटा देख लेना वाकुड़ा गूगल करके, पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे लिखिएगा। तो भैया क्या हुआ, अब सारे नेता तो चले गए जेल में। अब इस आंदोलन चलाए कौन? तो जो जम दर्जे के नेता थे, लिखिएगा, यह आंदोलन अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सोमत जग जाओ, सुचिता कृपलानी, यह आंदोलन अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, नाम लिखते जाओ। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, बड़ा फेमस नाम रहे हैं, अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, ये भी एक कुछ समय के बड़े अच्छे नेता थे। अब ऐसे में आपको पता होगा हजारीबाग में एक जेल है, जयप्रकाश जी वहां पर अरेस्टेड थे, वहां से भाग निकले और ये भी इस आंदोलन में जुड़ गए, जयप्रकाश जी। देखिए जयप्रकाश। तो बेटा ये जब शुरुआती आंदोलन है उसमें भाग नहीं लेंगे, जब ये हजारीबाग से भाग आएंगे ना तो भाग लेंगे। ठीक है, जयप्रकाश जी, तो लिख देना नाम उनका, पूछ लेता कई बार। लिखवाया ना, मतलब मालविया लिखवाया ना मैंने।
बेटा वैसे तो इसमें आंदोलन में कई लोग थे, लेकिन वही जो ज्यादा बड़ी हस्ती थी उसमें अरुणा आसफ अली का भी नाम आता है। साथ में एक वो है मदन मोहन मालवीय तो है ही है। एक रेडियो जो संदेश वगैरह है उसके लिए भी कई लोगों के नाम आ जाते हैं। उषा मेहता का नाम सबसे टॉप लीडर में आता है उसमें। उसके नाम पे अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, सो वेब सीरीज टाइप की है कुछ, है ना। तो जी लिखिएगा, उषा मेहता ने रेडियो संचालन किया। उषा मेहता रेडियो संचालन। ठीक है भाई, जो राम मनोहर लोहिया थे, उसकी बातों उनकी बातों से लोग काफी मतलब इम्प्रेस हुए, काफी मतलब प्रभावित हुए। और लग रहा था कि भैया जी गांधी, दूसरा गांधी कांग्रेस को मिल गया है। ठीक है, और काफी कुछ यहाँ पर चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, उषा मेहता पकड़ी गई और उसके बाद रेडियो रेडियो संचालन में भी दिक्कतें होने लगी। ठीक है, तो कई सारी चीजें हो रही थी और अंत में लगने लगा कि भैया ये जो आंदोलन है ये टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन गांधी जी ने क्या किया बेटा, उपवास शुरू किया। और उस उपवास का फर्क यह पड़ा कि पूरे देश में दोबारा से एक आंदोलन की झड़क शुरू हो गई और कई जगह पर पैरेलल सरकारें बना दी गई। तो लिखिएगा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता समांतर सरकारें थी। द मोस्ट फेमस कैरेक्टरिस्टिक इज पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है भाई, बलिया में एक बड़ी लिखो तो, एक तो पॉइंट, बलिया चित्तू पांडे इसके नेता थे। चित्तू पांडे नेता हैं इसके। ये आजकल आप देखोगे बलिया और जो हाजी गाजीपुर है उसके समय वहां पे बनी थी। 10 पुलिस थानों पे कब्जा भी किया था इन लोगों ने। दे कैप्चर 10 पुलिस चौकीज। 10 पुलिस थानों को कब्जे में ले लिया था इन लोगों ने। है जी, हाँ हाँ, ये पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। पैरेलल का मतलब है अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी सरकार बना देना। अब हमारा कोर्ट लगेगा, वो देखा था ना, एक सनी देओल की मूवी आई थी, रात को वो अपना कोर्ट लगा रहा था, तो ऐसे ही कोर्ट चलेगा उसका अपना। जी, बलिया गुलाम कब रहा? कभी भी नहीं। अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं पड़ी बागी बलिया में घुस जाए। भैया वो मतलब बागियों की भूमि रही है। पुलिस थाने में पहले बोल दिया जाता था, जान प्यारी है तो फलाने दिन फलाने बंदे को लूटने आएंगे, जान प्यारी तो मत दिखना उधर। तेवर तो उनके वही रहने हैं। है बेटा, नहीं पुर्तगाली, पुर्तगाली थे बेसिकली। बस ये था कि हाँ, अंग्रेज एक अधिकारी अपॉइंट कर दिया जाता था जो दो उनको देख के रहता था कि भैया कहीं ये हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं, बस प्रेसिडेंट टाइप में। ऐसे ही पुंदुचेरी में आप देखोगे या आप इधर देखोगे तो ऐसा था। बाकी कंट्रोल उन्हीं का था पूरा, पुर्तगालियों का। आगे लिखिए, दूसरा इलाका तामलुक, बंगाल मिदनापुर। तामलुक, तामलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, मिदनापुर जिला बंगाल। इसको बेटा जातीय सरकार बोलते हैं, जातीय सरकार। सेम रहेगा बेटा, जातीय सरकार। यहां पे बेटा एक महिला है मातंगनी हाजरा, बड़ा नाम है इनका, मातंगनी हाजरा। ये मातंगनी हाजरा, ये 73 साल की महिला थी बेटा। इस आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। इनके पति को गोली लग गई, उसके बावजूद इन्होंने जो भारतीय झंडा है वो गिरने नहीं दिया था। मातंगनी हाजरा। आंदोलन कहां का लिखा है आपने? मिदनापुर। फिर ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं।
फिर लिखो सतारा, तारा फ्रॉम सतारा। हाँ जी भैया, ये सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी, देखो ये सबसे लंबी चली। वाई बी चौहान इसके नेता थे, वाई बी चौहान। बाद में आजाद भारत में भी राजनीति में काफी सक्रिय रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में चौहान फैमिली जो थी, चौहान, वाई बी चौहान। अजय, सबसे लॉन्ग चली है ये। मैं कहता हूँ ना, बहुत मतलब राजनीति में सक्रिय व्यक्ति रहे, इनका परिवार आज भी बड़ा सक्रिय है। महाराष्ट्र के रीगन में आज भी जो चौहान फैमिली है वो है जी। हाँ हाँ, वो पृथ्वीराज जी नाम है उसका, तो उनकी फैमिली आज भी बड़ी सक्रिय है। तो बेसिकली चौहान फैमिली जो है बंगाल मद्रास वाली, सॉरी महाराष्ट्र वाली, ये वही है, तो बड़ी सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा सीएम भी रहे हैं ये करके। तो बेटा बात क्या है अब यहाँ पर, तो ये सब पैरेलल गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, इसी बीच में क्या होता है आपको पता होगा, ये जो पीरियड था गांधी जी के जेल वाला या वहां पे रहने वाला, ये गांधी जी के लिए बड़ा भारी पड़ा। इसी बीच में आपको पता होगा उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, जो उनके सचिव थे महादेव जी, उनकी मृत्यु हुई। तो काफी सारा दुख गांधी जी ने इस पीरियड में सहा। पर हिम्मत आपकी तभी जांची जाती है कि जब आप इस तरह की दिक्कत में होते हो। वल्लभ भाई पटेल जी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, इसीलिए मिलती है। पता होगा ना किस किस सिलसिले में थे, ठीक है। और अचानक से एक दरबान आता है, वो चिट्ठी लेके जाता है कि भाई साहब अपना पूरा केस लड़ते रहते हैं। बाद में जब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि लोग बोलते हैं कि क्या था उस चिट्ठी में, तो बताते हैं कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बोले कि आपको तो भागना चाहिए था। बोले कि भाई ये काम तो बाद में भी संभाल सकता था, लेकिन ये वाला जो काम था वो नहीं संभालता बाद में। तो ऐसी इमेज रही है। शास्त्री जी के बारे में पढ़ा होगा आपने, उनकी जो वाइफ थी ललिता शास्त्री जी, बड़ी बीमार रहती थी, और उस समय अपनी पत्नी की दवाई एक समय की रोक दी इन्होंने। कहा कि जो गरीब लोग होते हैं वो 2 टाइम की दवाई नहीं ले सकते, एक टाइम की दवाई से काम चलाते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। ये हाल था उनका। लेकिन फिर वही खोखली राजनीति से हमेशा दुख यही होता है कि उस पर बंदे ने जो किया, शायद उस व्यक्ति को, वो इकलौता ऐसा व्यक्ति लगता है मुझे जिस व्यक्ति को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी इस देश ने, वो दी नहीं कभी। क्योंकि ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दुख होता है कि ठीक है भाई उस समय भारत गुलाम था, गुलामी से हटा था, शायद 10 रीजन रहे होंगे। लेकिन शास्त्री जी के टाइम पे तो हम किसी तरह के कोई गुलाम नहीं थे। लेकिन आज भी शास्त्री जी के बारे में कहाँ पढ़ते हो आप? अब आप सब के सब कम से कम 12th तक पास करके आ चुके हो। कितनी बार आपने शास्त्री के ऊपर, जी के ऊपर चैप्टर पढ़ा है जी? मैंने बात ये है ना कि रसिया ने कहा कि आप इस मामले में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अरे चर्चा उनकी डेथ पे नहीं करनी थी, कम से कम उनके जीवन पे तो कर लेते। चलो डेथ कंट्रोवर्सल थी मान लिए, जीवन है जी, तो वही चीज थी, इसलिए उठने ही नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, एक पार्टी है जिसका प्राइम मिनिस्टर मरता है, उस पार्टी को बहुत लंबा समय लगता है उस गम से निकलने के लिए। यहां पार्टी कुछ घंटे बाद ऐलान कर चुकी थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होना है, तो सदमा लगता है। तो ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस बीजेपी को बोलती है कि आपकी यहाँ पे तानाशाही ये चीज कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो, तो ये बड़ा दूध की धुला हुआ दामन लेके बैठे हैं। इनके दामन में भी बड़े सारे छेद हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो इस पार्टी के सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर में से एक हैं, उस व्यक्ति के शव को कांग्रेस संग्रहालय उसमें नहीं रखने दिया गया, कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस है। सोचिए आप, उस समय सोनिया गांधी जी के पास पावर थी, बोला कि यहाँ पे मत रखिए इसको। सोचिए, जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री तक के सबको पार्टी कार्यालय में नहीं रख सकती, वो तो क्या होगा। तो अजीब हाल रहा है ऐसा। तो अब वो बात है ना कि आप पढ़ाओगे, बच्चे उसको पढ़ेंगे तब जान पाएंगे ना देश में क्या हुआ है। तो चीजों पे बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, तो क्या लिखा बेटा आपने? ठीक है, तो ये प्रांतीय सरकारों के बारे में बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
अच्छा देखिए, ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र सॉरी अम्बेडकर जी ने इसे अनुत्तरदायी और पागलपन भरा कार्य कहा है। लिखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे अनुत्तरदायी और पागलपन से भरा कार्य कहा है। नहीं, वाज नॉन आंसरेबल और एक्ट फुल विद मैडनेस। हिंदू महासभा एंड अकाली दल आल्सो क्रिटिसाइज दिस एक्ट या दिस मूवमेंट। अकाली दल और हिंदू महासभा ने भी इसकी आलोचना की, मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना की। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना की। तीनों को इकट्ठा लिख दो। अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आल्सो क्रिटिसाइज दिस इवेंट, दिस मूवमेंट। क्या जी? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कंपेयर दिस मूवमेंट, ईश्वरी प्रसाद कंपेयर दिस मूवमेंट विद द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ रसिया। ईश्वरी प्रसाद ने इस आंदोलन की तुलना रूस की अक्टूबर क्रांति से की है। ठीक है, 1917 वाला नहीं पढ़ा बेटा आपने? अक्टूबर क्रांति, जिसको रशिया रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसी के बाद बेटा रूस जो है वो यूएसएसआर बना। जी, व्लादिमीर जो लेनिन है उन साहब का आंदोलन था। बेसिकली बेटा समझना, जो 14 और 17 ये दो बड़े आंदोलन हुए रसिया में। क्या था? रसिया जैसा विशाल देश देखो इस मैप में, और इस मैप में आपको जापान दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, दिख रहा है? उस जापान ने इतने बड़े रसिया को कूट दिया और तगड़ा कूटा। रसिया वाले शर्म छुपा के घूम रहे थे कि हम क्या करें, कहां मुझ डालें। तो ऐसे में जो रसिया में जो पॉपशाही थी या जारशाही थी या जो सिस्टम चल रहा था, मतलब एक तरह से नाम के लिए राजा गद्दी पे या राजशाही गद्दी है, लेकिन वो अंदरूनी रूप से धार्मिक ही काम हो रहा है। उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होता है कि भैया यहां पर जो साम्यवाद है वो लाया जाएगा। तो साम्यवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। 17 में एक बड़ी क्रांति होती है, फरवरी और अक्टूबर में। दो दल थे ना, बोल्शेविक मेंशेविक, सुना होगा। तो बोल्शेविक बहुमत वाले हैं, मेंशेविक थोड़े कम वाले हैं। तो पहले जो कम वाले थे उनको मौका दिया सरकार बनाने का, वो चला नहीं पाए। बाद में बोल्शेविक की सत्ता आई। ठीक है, तो 17 में रेवोल्यूशन हुआ था। तो ऐसा ही रेवोल्यूशन कहा गया कि ये था कांग्रेस का। किसने कहा? ये ईश्वरी प्रसाद। एक बड़े फेमस इतिहासकार हैं, आप नाम भी नहीं जानते होंगे कई तो आप में से। ये पंगा है हमारे यहां। विपिन चंद्रा की बुक काहे हटा दी गई? स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए आप, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। स्पेक्ट्रम की अगर किसी एक लाइन से भी आपके अंदर देशभक्ति जग जाए तो मुझे बता देना। आप है क्या कोई लाइन जो आपको भारत के प्रति देशभक्त बनाती हो? देखिए विपिन चंद्रा पढ़िए आप, आपको कुछ चीजों में प्राउड होगा कि यू आर इंडियन। स्पेक्ट्रम पढ़ के कहीं नहीं आएगा वो प्राउड। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कहां से उठाएगी? स्पेक्ट्रम से। तो बच्चों की मजबूरी क्या होगी? स्पेक्ट्रम पढ़िए। पहले बच्चा क्या करता था? सुभाष कश्यप को पढ़ता था पॉलिटिकल साइंस में। हमारा संविधान एक किताब आती थी, उसको भी पढ़ता था। आज पढ़ता है क्या?
लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, थ्योरी की तरह चीजों को रट लीजिए, काम खत्म। आपको पूरी लक्ष्मीकांत कई बच्चे पढ़ चुके होंगे, आप वैसे पॉलिटिकल में, आप हिस्ट्री की भी एक किताब पढ़ चुके हो। बताना क्या प्राउड फील हुआ कहीं पे इंडिया देख के? जी। और जो मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम पढ़ी उसमें हुआ प्राउड फील? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम थे ही मंदिर का घंटा जो आ रहा है बजा के जा टन। तो जब ऐसा इतिहास पढ़ाओगे और फिर आप कहोगे कि बच्चे देशभक्त बने, तो कहां से बनेंगे भैया वो? पढ़ाओ उसको ईश्वरी प्रसाद, पढ़ाओ उसको मजुमदार, फिर देखो आप हाल। पढ़ाओ उसको क्या नाम है, बिपिन चंद्रा, फिर देखो हाल। बच्चा फील करेगा अपनी कंट्री को कि हाँ इस कंट्री ने कुछ हमारे लिए भी किया है, या कुछ यहाँ पे भी है, हमने भी कुछ किया, अचीवमेंट हमारी भी है। लेकिन वो तो डिस्कस ही नहीं हो रहा। अंग्रेजों को हर किताब में महामंडप किया गया उनका, कि वो पता नहीं उन्होंने आके हम पे एहसान कर दिया। सिविलाइज बनाने आए थे हमें, वाह। यही कह के तो कांग्रेस सब लोग कहते रहे हैं कि सिविलाइज बनाया उन्होंने, तो उनकी आलोचना काहे करनी। लिखिए बेटा आगे, अगली हेडिंग बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर की, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी, आईएनए। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन नेशनल, नहीं, वो तो आज हो गया ना ये ने, इंडियन नेशनल आर्मी। पहले क्या था? लिखिए आजाद हिंद फौज, अभी लिखवा दूंगा। है जी, लीग, नहीं अभी आएगा। देखो, 1943 सिंगापुर, सिंगापुर बेटा, 1943 सिंगापुर। भाई 1919, 23 जनवरी लिखो, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, सुभाष का। 97 जी जन्म हुआ, 23 जनवरी, डेट याद रखना बेटा। 1920 में आईसीएस की परीक्षा दी, इंडियन सिविल सर्विस की, आईसीएस। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी। उसमें बेटा रैंक 4 आई थी इनकी, फिर भी रिजाइन दे दिया। और काहे दी थी परीक्षा? पिताजी ने कहा था बेटा तू जो तुझे करना है फ्यूचर में, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन हमारा पुश्तैनी वो रहा है कि आईसीएस निकाला जाता है। निकाला। बंगाल के कल्चर में बेटा आईसीएस का बड़ी वैल्यूज है। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस बंगाल से हैं, इनकी फैमिली में आईएसएस आईसीएस की परंपरा चल रही है। अरविंद घोष बाबू साहब वो घुड़सवारी परीक्षा में रह गए हैं। सत्येंद्रनाथ बोस वहां तक चले गए थे, आखिरी परिणाम तक। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल जी। तो वो परंपरा रही हो वहां की, बंगाल की, उनके सिस्टम में आईसीएस था। तो भैया पिताजी ने कहा आईसीएस तो निकालना पड़ेगा। आईसीएस निकाला, घर पे मिठाई का डब्बा लेकर आए। पिताजी बड़े हैप्पी हैं कि लड़के को अब जॉब रास आ गई है। कह रहे पिताजी, कह रहे किस बात की मिठाई? बोले मैंने रिजाइन कर दिया इस बात की। अरे बेटा तेरी चौथी रैंक आई तो रिजाइन कर रहा है। लोग तरस रहे हैं उस रैंक के लिए। ठीक है, और ये भाई साहब रिजाइन करके आ गए। गांधी जी से इंस्पायर थे, यही आंदोलन चलाना जो गांधी जी बोल रहे हैं। याद है ना 1919 जलियांवाला हत्याकांड, गांधी जी का रूप आंदोलन की शुरुआत थी। याद आ रहा है कुछ? तो उस समय सविनय अवज्ञा में कूद पड़े हैं। लिखिएगा, चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु हैं। ग्यारह बार जेल जाने का सुनहरा मौका मिला इनको, 11 बार जेल गई है।
वैसे टोटल मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में 12 से 15 बार जेल गए हैं ये। तो 11 और एक शायद स्टार्टिंग में 12 13 बार कम से कम। वो तो जेल में रहते थे जब उनका मन करता था, पर उनको जेल में रखते नहीं थे ना, वो महल टाइप का होता था उसमें रख लेते थे। वहां पर आराम से बढ़िया खाना पीना भी मिल रहा है। जिस ट्रेन में वो चलते थे उस ट्रेन में एक ही दो ही कोच होते थे, एक गांधी जी के लिए, एक उनके सहयोगियों के लिए। वो बाद में जब उनको पद यात्रा करनी होती थी, जो ट्रेन से बड़ी बड़ी यात्राएं दूर दूर की, उसमें उस ट्रेन में दो ही कोच लगाते थे। इसका पैसा जो उनका आश्रम था वो उठाता था, या बड़े बड़े व्यापारी जो लोग थे उनके भीतर थे वो उठाते थे। बकरी का दूध का शौक था उनको, तो जब लंदन जाते थे तो बकरी का दूध वहां पे 2000 लीटर मिलता था उस समय, तो दूध स्पेशली मंगाया जाता था। कई बार तो बकरी को साथ लेके जाते थे वो, कि गरीब लोग हैं तो जी, तो वो गरीब गरीब इंसान थे ना, तो बकरी के दूध का शौक था उनको, तो लंदन में बकरी का दूध मंगाते थे फिर वो। उस समय बड़ा और महंगा था, 2000 रुपये लीटर लगभग था ऐसा। तो इंग्लैंड में कहाँ बकरी होगी भैया? बकरी आपको इधर के जोन में मिलेगी हमारे वाले में, हैं? नहीं, वो कहते थे गरीब लोग हैं ना जो गाय का दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, भैंस का दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन? इंग्लैंड वाले? मैं देख के नहीं आया, आप देख के आओ एक बार जाके। आगे लिखिए। तो ये वो था, ठीक है। कलकत्ता के मेयर बने बेटा 23 में, लिखो 1923 कलकत्ता के मेयर बने। कलकत्ता के मेयर बने 1924 में मांडले जेल गए। जी, मांडले जेल। 1927 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया नेहरू जी और इन्होंने मिलके, इंडिपेंडेंट लीग, इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन कौन? सुभाष और नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, कांग्रेस के अध्यक्ष। 38 हरिपुरा, हरिपुरा याद है ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति वाला, और 1939 त्रिपुरी, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर भैया गांधी जी के दबाव में, क्योंकि गांधी जी बार बार कहते थे कि मेरी हार है, सीतारमैया की हार नहीं है, तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। लिखिए 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ही रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट पोस्ट एंड एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर लिखो जियाउद्दीन के भेष में घर से निकल गए या घर छोड़ दिया, हिटलर से मुलाकात की के भेष में घर से निकल गए, ये भारत से बाहर गए। जियाउद्दीन के भेष में पठान का भेष बना के भारत से बाहर गए। एक गूंगे का भेष बनाया था इन्होंने, बोलते तो पकड़ जाते। भाई आप सारी भाषा नहीं बोल सकते ना उस तरह से, आपके एंसेंट में फर्क आएगा, तो इसलिए गूंगा होगा तो बोल नहीं सकता, तो गूंगे की तरह। और कहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छे गूंगे की वो की थी रिहर्सल वगैरह, एक्टिंग वगैरह बहुत बेहतरीन वाली, सबको लगता था गूंगा है। कई बार तो उनको चोट मारी गई देश जांचने के लिए, क्योंकि भाई इंसान जब दर्द में होगा तो चिल्लाएगा कि नहीं, है जी। अब पता
पता नहीं, हो तो मैं थोड़ी ना गया था साथ में। फिर लिखिए भाई, हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी, लिख दिया ना, ये तो याद रहेगा मुझे लगता है। फिर लिखिए कैप्टन मोहन सिंह से इन्हें आजाद हिंद फौज की कमान मिली। फ्रॉम कैप्टन मोहन सिंह ही गॉट ठीक है, इन्हें आजाद हिंद फौज की कमान मिली। ही गॉट कमांड ऑफ आजाद हिंद फौज। भैया बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, याद है ना, मैंने बताया था पीछे इंडिपेंडेंस लीग के बारे में। तो अब ये यहां पर कायम कर दी गई है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। और अब काफी लोग उससे जुड़ गए हैं। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है 1943 में, 21 अक्टूबर का दिन था। इन्होंने सिंगापुर में अपनी ऐतिहासिक स्पीच दी और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि जो भी भारतीय मूल के लोग वहां बसे हुए हैं वो भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दें। तो कहते हैं कि एक महिला आती है और आके कहती है कि सुभाष सिंह मेरा बेटा है, ठीक है, और क्या नाम है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको आशीर्वाद दो और मैं कुछ गहने लेके आई हूँ, इन गहनों को स्वीकार करो। तो सुभाष कहते हैं, माँ गहने देने वाले तो बहुत हैं लेकिन मुझे तेरा बेटा चाहिए। तो बेचारी महिला रोते हुए कहती है कि मेरे पास तो एक ही बेटा है। तो सुभाष जी बड़े हंसकर बोलते हैं कि क्या माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। और उस बात से वो महिला इतनी इंप्रेस होती है कि वो अपने बेटे को सौंप देती है कि ठीक है, अब से तो मेरे पास दो बेटे हैं, अगर एक बेटे को कुछ हो भी गया तो कम से कम एक बेटा तो मेरा जीवित रहेगा ही रहेगा। ये हाल था, ठीक है। उसी समय ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं और उस रेडियो ब्रॉडकास्ट में कहते हैं, टुडे आई वांट टू से द पीपल ऑफ इंडिया एंड द फादर ऑफ नेशन एम के गांधी। तो गांधी जी के लिए जो फादर ऑफ नेशन शब्द था वो पहली बार किसने यूज किया? सुभाष ने। बाद में लोग कहेंगे नेहरू और गांधी जी की बनती, सॉरी मतलब सुभाष की और गांधी जी की बनती नहीं थी। अरे भैया, उन लोगों में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे, विचारिक मतभेद। आजकल की तरह थोड़ी ना है कि तुम मेरी बात मानते हो तो सही है, नहीं मानते तो भैया तुम अलग हम अलग। आजकल तो ये है, हम अपना विचार थोपते हैं लोगों पर, ठीक है। जैसे कोई बीजेपी वाला, उसके सामने आप कांग्रेस की बात कर देंगे चिढ़ जाएगा, कांग्रेस वाले तो बीजेपी की बात करेंगे चिढ़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल जी, ठीक है। बेटा उस समय नेता भी तो फिर वैसे ही थे ना, उस पार्टी के भी, कांग्रेस के भी नेता ऐसे थे। आज वो नेता कहां है? कोई भी नहीं है। अब प्रणब मुखर्जी जैसे बनते रहे, राष्ट्रपति रहे, मोदी गवर्नमेंट का जो पहला कार्यकाल था, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, आराम से कार्यकाल गया दोनों का, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो जो लोग थे वो अलग थे ना, आजकल के लोग वैसे नहीं है ना, आजकल हम स्वार्थी हैं, ठीक है। चलिए, तो उस समय की संसद देखने में मजा भी आता था लोगों को। पुरानी कभी वक्त पे लगेगी गूगल पे, क्या रिस्पेक्ट देखनी है आपको संसद की, तो रिस्पेक्ट देखिए आप संसद की। जब पुराने आप संसद के देखेंगे एपिसोड, जब नेहरू जी का टाइम चल रहा है या वैसे टाइम चल रहा है, उस समय देखिए आप, बड़ी आपको रिस्पेक्ट फील होगी संसद की, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो रिस्पेक्ट देती हैं संसद के बारे में, चाहे कोई दिखावे के लिए करते, चाहे मोदी जी ने उस दिन जब पहली बार पार्लियामेंट गए वो, चाहे उन्होंने दिखावे के लिए सजदा किए किया हो कि भी मीडिया देखेगी या वो देखेगी, लेकिन भैया जी सिंपल सी बात है, डिग्निटी तो शो करेगी वो चीज। कितने सालों बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आया जिस संसद में झुककर उसको सलाम किया है, उसके बाद माथा टेका है, तो भैया जी वो चीज डिग्निटी की है। ठीक है, आप उसकी चीज को ही बोल सकते हो ये कैमरे में डालने के लिए दे दिया होगा या कुछ भी दे दिया होगा, हम नेगेटिव तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, उसके बाद अब आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, क्या उनकी मजबूरी नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो चीज ऐसे है। बिल्कुल। तो दिक्कत ये है ना कि हमने ना एक वो मैंने घोड़ा वाला था ना, उसको ऐसा बांध दिया गया है, हमने अपना अपना चश्मा लगा लिया है, वो चश्मे के अलावा हम दूसरा एंगल देख ही नहीं सकते। तो जो हमारे पक्ष की बात कर रहा है वो हमारा अपना है, जो हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहा है वो बुरा है।
तो वो कांग्रेस वाला होगा तो उसको वो अंधभक्त बोल देगा, और बीजेपी वाला होगा तो उसको चमचा बोल देगा, और हम इस पे झगड़ने में लगे हैं। अरे भैया, इन चमचा और अंधभक्ति से ऊपर भी कई चीजें हैं, उस पर जाओ। चलिए डालिए आगे। तो क्या लिखा बेटा आपने? बेसिकली यहां पर क्या हुआ, कई सारे एरिया ने जीते, आजादी की लड़ाई लड़ी, भाई गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, ठीक है। अच्छा, जापान ने 2 द्वीप थे अंडमान निकोबार, वो इनको जीत कर दे दिए थे। तो अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, लिखिए शहीद द्वीप। अंडमान का नाम क्या रखा था इन्होंने? शहीद आइलैंड। और निकोबार का स्वराज, स्वराज लिख दीजिए। अंडमान का नाम शहीद आइलैंड और निकोबार का स्वराज, स्वराज। अब दोबारा रखे गए हैं, मोदी जी ने वो नाम चेंज कर दिए उनके, वो जो नाम है इन्हीं के हिसाब से शहीद और स्वराज द्वीप जो है वापस बनाए गए हैं। जी, आगे लिखिएगा। 22 सितंबर 1944 शहीदी दिवस सेलिब्रेटेड बाय सुभाष। 22 सितंबर 1944 शहीदी दिवस सेलिब्रेटेड बाय सुभाष। आपको पता है आजादी के इतने साल बाद, अब 4-5 साल से हम 22 सितंबर को ये शहीदी दिवस दोबारा मना रहे हैं, जो सुभाष ने शुरू किया था, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया मोदी जी ने शुरू किया, अरे भैया उससे पहले जो आप और पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कोई और भी शुरू कर सकता था नहीं चीज को, लेकिन लोग चाहते नहीं थे सुभाष जी का नाम उठे, तो इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं किया, किसी ने भी हिम्मत ही नहीं की उठाने की उसको, तब दोबारा से ही सेलिब्रेट हो रहा है। तो भैया ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जापान ने 45 के अंदर आकर एक बेवकूफी कर दी। 45 तक ये लगने लगा अब भारत की आजादी मिल जाएगी, सिक्किम तक हमारी सेना आ चुकी थी, लग रहा था कि अब आजादी दूर नहीं। इसका वैसे नारा भी यही था, दिल्ली चलो, दिल्ली का, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा था। चलो दिल्ली तो उसका था, वो व्यक्तिगत मूवमेंट का है ना जी। तो लग रहा था कि दिल्ली पहुंच जाएंगे, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जापान ने क्या किया, जापान ने देखा कि मैं रसिया को दोबारा कूट रहा हूं। वो बेटा 45 समझना, रसिया की हालत खराब हो चुकी थी, लग रहा था कि बस 2-3 महीने और रसिया के सैनिक ठंड से मर रहे हैं, अब वो हथियार डालने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड की और फ्रांस की इकोनॉमी चरमरा रही थी और लग रहा था कि यह युद्ध खत्म है। जापान ने ऐसे में बेवकूफी कर दी, उसको लगा रसिया को तो मैं कूट ही रहा हूं, अगर लगे लपेटे में मैं अमेरिका को भी कूट दूं तो क्या होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन बन जाएगा, जापान। उस बेवकूफी में उस बेवकूफ ने क्या किया, अमेरिका का एक पर्ल हार्बर में नौसैनिक बेड़ा था जिसमें कई सारे अमेरिकी सैनिक तैनात थे, उसने उसको डुबो दिया। और जो अमेरिका पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सबसे आखिरी में आया है, आपको देखा होगा पहले युद्ध में भी अमेरिका बहुत लास्ट में आया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसने यही किया, वो बीच में आ गया। अब मजबूरी क्या बनी, अब तक जो इनकी सेनाएं एक ही मोर्चों पे लड़ रही हैं, अब अमेरिका दूर है ना, वहां तक तो आप पहुंच नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर्चे बदलने पड़ेंगे। अब इनके मोर्चे बदल गए, नए मोर्चे खोलने पड़े, और जिससे रशिया को रिलैक्स करने का मौका मिल गया। जापान फंस गया क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। हमें अमेरिका यहां दिखाई दे रहा है, जापान वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये ग्लोब है। जिसको ग्लोब में डालोगे तो दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जापान की मजबूरी क्या हुई, डबल मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ी। अब यहां पर आकर इनकी इकोनॉमी खराब हो गई। अब जापान ने कहा आजाद हिंद फौज से हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इन्होंने मदद करने से मना कर दिया। आजाद हिंद फौज जो आगे बढ़ रही थी वो रुक गया, काफी सैनिक जो आजाद हिंद फौज के थे पकड़े गए। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी थे जो थे, ठीक है, वो अपनी सेना के बाकी मूवमेंट और जापान से दोबारा बात करने के लिए उन्होंने एक फ्लाइट ली, ठीक है, लेकिन पाया गया कि भैया वो फ्लाइट क्रैश हो गई। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि कोई ऐसी फ्लाइट का मलबा नहीं मिला। दूसरी चीज, उस दिन का जो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं
उसके सिग्नल्स को जब देखा गया तो पाया गया कोई फ्लाइट उड़ी ही नहीं थी। अब जब उड़ी ही नहीं तो फिर क्रैश कैसे हो गई, कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। बोला जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद नेहरू जी एक मौनी बाबा से मिलने के लिए जाते थे। कुछ लोग कहते हैं वो मौनी बाबा और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए वो जीवित थे या नहीं थे, लेकिन एक बात जायज थी, अगर वो जीवित होते तो भी कभी सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर सामने आते तो इस पूरे वर्ल्ड वॉर में इसका गुनहगार किसको माना जाता, सुभाष को माना जाता, क्योंकि उस खेमे से लड़ने वाला और कोई बचा ही नहीं था जिंदा। पता होगा मुसोलिनी को फांसी दे दी गई थी, हिटलर ने अपने बेस कैंप में खुद को उड़ा दिया था, जापान के शासक को भी हटा दिया गया था। तो पूरे जो युद्ध है उसका गुनहगार किसको माना जाता, सुभाष को। इसलिए वो जीवित भी होते तो कभी सामने नहीं आ सकते थे, ये सच है। लेकिन अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कब मरे कब हुआ, ऐसा कोई नहीं जान पाया। हाँ, उनके परिवार को जब भारत रत्न दिया जाने लगा, कि मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, उनके परिवार ने उसको लेने से मना कर दिया, कि बोले कि लाइए सबूत दिखाइए क्यों मर गए हैं। अनीता बोस उनकी बेटी रही हैं, ठीक है, बड़ा मतलब कि उन्होंने इस देश के बाहर भी रहकर काफी कुछ देश के लिए करने की कोशिश की, ठीक है। आज भी उनका परिवार जीवित है, उनकी जो बेटी के जो बच्चे हैं वो जीवित है जी। जी, तो बेसिकली कोई भी कुछ भी मान सकता है उस चीज को, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसके बाद उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वो कहाँ गए, ठीक है। तो बेटा जो ताइपाई आइलैंड है, जिसको आप फार्मोसा के नाम से भी जानते हो, वही माना गया है कि उनको क्रैश हुआ है, उनका जो प्लेन क्रैश है। लेकिन वहां पर बहुत खोज की गई है, लेकिन किसी भी विमान का मलबा नहीं मिला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो कि लोग पकड़े गए उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो देखिए नवंबर 1945 लाल किला केस, नवंबर 1945 लाल किला केस। जी, मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो। दोबारा सुन लीजिए बेटा नाम, मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो। इसके अलावा बेटा बाकी लोग भी थे, इन पर राजद्रोह लगाया गया था। हाँ बेटा थर्ड नाम गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, ढिल्लो ढिल्लो। तो कांग्रेस ने क्या किया था, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया था। इसमें कई सारे वकील शामिल थे, मैं 2-3 नाम लिखवा रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई ये वकील है बेटा, भूलाभाई देसाई ते, भू, जी, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। इसमें बेटा भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं, अरुणा आसफ अली। ये मेल है, कहीं फीमेल लगा के बैठ जाओ इनको। बच्चे ने पूछा था एक ने मुझसे कि सर महिला भी केस लड़ रही थी, मैंने कहा वाह बेटा वाह, तुम वही हो जो नीलम संजीव रेड्डी को महिला मानते हो। कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, काटजू। तो ये महिला थी पुरुष थी, वाह बेटा वाह, सही जा रहे हो तुम। बेटा जो माँ का नाम लगाने की परंपरा है वो हिंदू रिलीजन में है, वो भी साउथ में है। पापा के नाम लगाने की, महिला के नाम लगाने की परंपरा मुस्लिम्स में नहीं है। जी, आसफ अली जी का तो महिला हैं, बड़ी फेमस नेता रही हैं, नेत्री रही हैं। इनके बारे में खासियत ये थी कि बेसिकली इनके जो विचार थे, मतलब कि जो एक अप्रोच रही है उसके लिए बड़ी फेमस रही है। रूजवेल्ट भाई साहब ने कभी लिखा था कि इफ आई गॉट
अ एडवाइजर लाइक अरुणा आसफ अली, सो नेवर बी माई स्पीचेस वुड बी डाउन। मतलब मेरे जो स्पीच हैं, अगर ये मतलब अरुणा आसफ अली उन स्पीच को लिख दें तो कभी भी कोई नेता मेरी स्पीच पर क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी रही है इनकी। तो ये कोटेशन कैसे बनी थी एग्जाम में? ये आई थी इसमें शायद छत्तीसगढ़ पीसीएस में या पता नहीं मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था कि नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, अरुणा आसफ अली, ठीक है, और ज्योतिबा फुले, ठीक है, और एक नाम और था, कोई साउथ का नाम था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पूछा गया था इनमें कौन अलग है। अब तो आपको पता है एग्जाम स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, पहले स्टैंडर्डाइज एग्जाम नहीं थे। तो वहां पर पता उसने जो आंसर दिया था वो क्या था? 3 इसमें से पुरुष हैं, 1 महिला है। आप भैया, आप कभी जो बोर्ड पे क्वेश्चन ही राइज कर सकते हैं, वो क्या उठा के डाल रहे हैं? बोर्ड इज ऑलवेज राइट। जो वो डाल रहे हैं, अब ये नाम ही नहीं सुने बाकी, ये तो नीलम संजीव रेड्डी को भी लगा देंगी कि ये भी महिला है, पुरुष है। चलो, बचपन में हम मानते थे कि महिला है, अभी मानते थे, ये बहुत बहुत लोग मानते थे बचपन में जब नाम सुनते थे नीलम संजीव रेड्डी जी। और वो अब तो दूर की बात कर रहे हो, अभी भी एक बच्चा मिला मुझे, एक बड़ा ज्ञानी बच्चा, मैंने उसको ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के बारे में बताया, तो कह रहे सर ये 2 महिलाओं की शादी कैसे हो गई? मैंने कहा बेटा कहाँ है तू तो चमत्कार कर डाला। मैंने कहा बा शब्द नहीं दिख रहा तुझे? तो कह रहे वो तो कस्तूरबा में भी दिखता था। मैंने कहा सही है। तो बेटा बेसिकली क्या है, लाल किले मुकदमा लड़ाया गया, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, काटजू। ये काटजू का नाम अंडरलाइन कर देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, कैलाशनाथ काटजू। अभी आएंगे जवाहरलाल नेहरू, रुक जाओ, लिखिएगा, काटजू लिख दिया। शुरुआती दिवस में नेहरू जी भी आए थे, जो फर्स्ट डे था केस का, उस दिन नेहरू जी भी आए थे। लेकिन आपको पता होगा इसी समय क्या हो रहा है, बहुत कुछ देश में भी घटित हो रहा है, तो नेहरू जी बेचारे वहां बिजी थी। आपको पता होगा इन तीनों को कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दिया और पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा हो गया, लाल किले को तोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो, ठीक है, और बड़ा खतरनाक आंदोलन चलाया गया और आखिरी में अंग्रेजों की दिक्कत बन गई। 3 लोगों को, हाँ इन तीनों को, बाकी और लोगों को उम्र कैद हुई थी। है जी, हाँ मैं छोड़ रहा हूं बस, मैक्सिमम 10 मिनट बस, लास्ट, मोर देन एफ हो जाएगा, बस ये पॉइंट खत्म कर दे दो फिर छोड़ दूंगा बस। तो लिखिएगा, डालिए ध्यान से, वेवल ने आखिरकार मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। वेवल, लॉर्ड वेवल फाइनली फ्री, बेसिकली क्या सकते हो कि इसको चेंज द हैंगिंग पनिशमेंट। चलो आज का आखिरी पॉइंट लिखो, सीआर फार्मूला, आज का सीआर फार्मूला, चित्तरंजन दास फार्मूला, 10 जुलाई 1944, सीआर फार्मूला 10 जुलाई 1944, बस आखिरी पॉइंट है आज का, डोंट वरी। 44 चित्तरंजन सॉरी सीआर दास है ना, सॉरी चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला, तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला है जी, नहीं बेटा सीआर चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला, मैं कहीं और पहुंच गया, वो जल्दी खत्म करना है ना, उस चक्कर में भागदौड़ ज्यादा हो रही है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला, यही भाई साहब गुस्से में आएंगे, कहेंगे अब विभाजन तुम्हें चाहिए ना चाहिए, अब हमें चाहिए, ये वही है। देखिएगा, इन्होंने मुस्लिम लीग से समझौते की पेशकश की,
ही ट्राई टू डू द ट्रीटी विद मुस्लिम लीग। इन्होंने मुस्लिम लीग से समझौते की कोशिश की, पीसफुल ट्रीटी करने की कोशिश कर रहे थे मुस्लिम लीग से कि मान जाओ भैया बंटवारा मत करो। इन्होंने ये कहा था कि भैया देखो आजादी के बाद पहले आजादी ले लेते हैं मिलकर, आजादी के बाद हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि सच में क्या करना चाहिए, पहले आजादी तो मिल जाए, ठीक है। और बेसिकली इनका कहना यह था कि भैया जो मुस्लिम लीग है वो भारत की आजादी का समर्थन करे, उसके बाद अस्थायी सरकार बन जाएगी, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग बैठ के डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा बेटा जितने भी क्षेत्र हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वहां पर जनगणना कराई जाएगी और जनगणना के हिसाब से फैसला लिया जाएगा कौन सा क्षेत्र भारत में आएगा, कौन सा जो मुस्लिम लीग की मांग है उसमें जाएगा, ठीक है। आपसी समझौते से क्या होगा, रक्षा, व्यापार, संचार, ये सारे मामले तय हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको मानने से मना कर दिया। वैसे आपको बता दूं गांधी जी ने खुश करने के लिए मुस्लिम लीग को जिन्ना को कायदे आजम भी कहा था, देखिएगा, गांधी जी कॉल्ड जिन्ना एज कायदे आजम। बोला कि भैया आप तो महान नेता हो, आप काहे ऐसी गलती कर रहे हो बंटवारे वाली, मान जाओ। मुन्ना ऐसा ना करते, गलत बात होती है, पर वो नहीं माने, ठीक है। और आखिरकार चक्रवर्ती राजगोपालचारी गुस्सिया गए और उन्होंने कहा कि अब बंटवारा तुम्हें चाहिए हो ना चाहिए, बंटवारा हमें चाहिए, करो बंटवारा। तो कल बंटवारा, ठीक है, सब सामान लेके आना बंटवारे का, कल बंटवारा किया जाएगा, ठीक है।